वह अभी ऑफिस से घर पहुंचे थे और उनकी दोनों बहनें और दो भाई वहीं लॉन्ज में बैठे थे। वाह क्या बात है, कितना प्यारा सरप्राइज, वीर प्रताप ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहा, मगर सबके खामोश और रूखे अंदाज में हेलो के जवाब पर जैसे उनका दिल बुझ सा गया। उन्होंने हल्के से सिर झटका और सबके बीच में आकर बैठ गए। क्या मैंने जो सुना है वो सही सुना भैया? उनकी छोटी बहन अनीता ने पूछा। क्या सुना तुम लोगों ने? ठीक से बताओ तो बेहतर रहेगा, वीर प्रताप ने गंभीर लहजे में कहा। आप शादी कर रहे हैं, और वो भी अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की से? अनीता ने तीखे लहजे में कहा। कैसे कर सकते हैं आप? आपकी तो अब उम्र हो गई है भैया। अब तो आपकी बड़ी भांजी की शादी की उम्र है। 2 साल बाद मैं उसकी शादी करने वाली हूँ। 20 साल की होने वाली है वो, और आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं। उसकी बड़ी बहन सोनी, जो महज 2 साल बड़ी थी, तल्ख आवाज में बोलती चली गई। वीर प्रताप ने होठ बींचकर सबको हैरानी से देखा और बोले, इसमें बुरा क्या है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? मेरा भी मन करता है कि मेरा अपना घर हो। लीजिए, इनके आने से पहले हमने चाय तक तैयार की होती है। सब कुछ तैयार मिलता है। आज तक किसी चीज में कमी नहीं की, हर काम वक्त से पहले किया, मगर आज हमें इस तरह का सिला दे रहे हैं। उनके भाई अमर की पत्नी ने गुस्से में कहा। वीर प्रताप ने गहरी सांस ली और शांत मगर दर्द भरे लहजे में बोले, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या जिंदगी सिर्फ इन कामों के इर्द गिर्द घूमती है? आप सब अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं, आप लोग मेरा ख्याल रख लेते हैं, मगर एक वक्त आएगा जब शायद मेरा कोई अपना होगा। अभी तो शायद मजबूरी के मारे ये सब हो रहा है, मगर उस पर भी एहसान जताए जाते हैं। मैंने जो इतने सालों तक तुम सबके लिए किया वो कुछ नहीं। जो काम तुम सबको करने चाहिए थे वो मैंने खुद किए। हर बार तुम लोगों ने मुझे रोका कि शादी मत करो, वरना कोई औरत आकर इस घर को तोड़ देगी, भाई को भाई से अलग कर देगी। मगर जब तुम लोगों ने शादियां की तो तब किसी ने किसी से ये नहीं कहा, बल्कि अपना हक समझा। आज जब मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम सब कह रहे हो कि मेरी उम्र हो गई है। कितनी उम्र हो गई है मेरी? अभी मैं 40 साल का हूँ, और लोग इस उम्र में शादी करते हैं, कुछ तो दूसरी भी कर लेते हैं, और वो भी तब जब उनकी बीवियां और बच्चे होते हैं। मगर तुम लोग पिछले 1 हफ्ते से किसी न किसी बहाने मुझसे उलझे हुए हो, और जब से तुम सबको पता चला कि मैं किसी से प्यार करके शादी करने वाला हूँ, तब से तुम सब खुलकर मेरे खिलाफ हो गए हो। मैं फैसला कर चुका हूँ, और अब मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं रोक सकता। इस बार वीर प्रताप के हाव भाव इतने सख्त थे कि सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। उनके बदलते तेवर ने सबको परेशान कर दिया था। ये वो वीर प्रताप नहीं थे जो हमेशा अपनी बहनों और भाइयों की हर बात पर सिर झुका देते थे। ये तो कोई और ही इंसान था, और उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि इस बदलाव के पीछे वो खुद ही वजह हैं। फिर वह सबको वहीं छोड़कर अंदर चले गए। कमरे में आकर वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गए और सामने शीशे में अपना अक्स देखने लगे। मजबूत कसरती शरीर, 6 फुट से ज्यादा लंबा कद, गोरा रंग और भूरे बाल जो अब कनपटियों के पास सफेद होने लगे थे। देखने में वो अभी भी 30-32 साल के लगते थे, मगर हकीकत में वो 40 से ऊपर के हो चुके थे। उन्हें आज भी याद था जब वो सिर्फ 16 साल के थे और उनके पिता जो स्कूल में मास्टर थे एक हादसे में चल बसे थे। छोटे भाई तब सिर्फ 6 और 7 साल के थे, छोटी बहन 12 की और बड़ी बहन 14 की। उन्हें याद था जब किराएदार ने आकर किराया मांगा था तो माँ के पास देने को कुछ नहीं था। माँ ने अपने कानों की बालियां उतारी और बदले में कुछ दिनों की पनाह मांगी। उस दिन के बाद से वीर प्रताप ने ठान लिया कि अब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेंगे। वो दिन में एक वर्कशॉप में काम करते और शाम को एक फूड स्टॉल पर भी नौकरी करते थे। एक दिन फूड स्टॉल पर वो गुनगुनाते हुए ग्राहकों के लिए खाना लगा रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे मशहूर म्यूजिक कंपोजर नितिन उनकी आवाज सुनकर रुक गए। जाते जाते उन्होंने वीर प्रताप को एक कार्ड थमाया और कहा, मेरे ऑफिस आना, तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा। वीर प्रताप ने वो कार्ड अपनी किताब में रख लिया।
फिलहाल उनका इरादा इस दिशा में जाने का नहीं था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने छोटे भाई को स्कूल से रोते हुए आते देखा और उसने बताया कि फीस न देने के कारण नाम काट दिया गया है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे नितिन के ऑफिस पहुंचने का फैसला किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और उसी पर एक्टिंग भी की। वो गाना हिट हुआ और वीर प्रताप रातों रात मशहूर हो गए। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो सुपर स्टार बन गए। लंदन में जब उनका पहला कंसर्ट हुआ तो उनकी खूबसूरती और आवाज पर लड़कियां दीवानी हो गईं। जब उन्होंने अपना घर खरीदा तो वही रिश्तेदार जो कभी मुंह नहीं लगाते थे अब मिलने जुलने आने लगे, मगर अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। वो सबसे सिर्फ औपचारिकता निभाते थे। उनकी बड़ी बहन सोनी की उम्र तब 19 साल की थी। उसने अपने लिए एक लड़का पसंद किया था, मगर जब वीर प्रताप ने देखा कि वो लड़का विपिन आर्थिक रूप से कमजोर है तो शुरू में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन सोनी के रोने बिलखने पर उन्होंने वो रिश्ता मंजूर कर लिया और विपिन के लिए एक शोरूम भी खोल दिया। 2 साल बाद अनीता की भी शादी हो गई। अब तक वीर प्रताप खुद एक नामी म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके थे। उनकी अपनी खुद की कंपनी थी। वक्त गुजरता गया और उसके भाई भी उसी के साथ उस कंपनी को संभालने लगे। कुछ समय बाद भाइयों की भी शादी कर दी गई थी, मगर वीर प्रताप की जिंदगी में कोई नहीं आया। आज भाई अपने बच्चों और बीबियों के साथ खुश थे। बहनें अपने परिवार में रच बस गई थीं, मगर वो अकेले थे। ये तन्हाई अब उन्हें काटने को दौड़ने लगी थी। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उस खालीपन को भर सके। वो रात रात भर सिगरेट सुलगाकर खुद को जलाते रहते थे। शादी की बात तो जैसे उनके जीवन से गायब ही हो गई थी। अगर कभी कोई जिक्र भी कर देता तो घर वाले तुरंत बोल पड़ते, अब इस उम्र में शादी करके क्या करना है, और वो भी उनकी बात मानकर चुप रह जाते। लेकिन एक रात जब उन्हें पहली बार घुटन और बेचैनी महसूस हुई तो उन्होंने अपने भाई अमर को बुलाया और पास बैठकर बातें करने को कहा। अमर ने हंसते हुए कहा, क्या करूं भैया, मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। इस तरह आपके पास बैठकर बातें कैसे करूं? आप भी ना कमाल करते हैं। टीवी वीवी देखिए, मस्ती कीजिए। अमर की बात ने वीर प्रताप का दिल तोड़ दिया। वो चुप रह गए, मगर अंदर से कुछ टूट सा गया। 1 हफ्ते बाद कुछ और ऐसा हुआ जिसने वीर प्रताप को मजबूर कर दिया कि वो सोचें। अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए एक हमसफर चुने जो उनके दुख सुख सुन सके। उस दिन वो जल्दी घर आ गए थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, कमरे के अंदर से आती आवाजें सुनकर ठिठक गए। अरे मोनिका, मेरा अनिकेत तो बीर हाउस का एक लौता वारिस है। सारी जायदाद मेरे बेटे की होगी। अब वीर भैया कितना जी लेंगे? और अजीत के तो वैसे भी बेटियां हैं। अमर की पत्नी मोनी अपनी बहन से हंसते हुए कह रही थी। वीर प्रताप के कदम वहीं रुक गए। पहली बार 40 साल की उम्र में उन्हें अपने ही अपनों से डर सा लगने लगा। उनके अंदर कुछ गहराई तक हिल गया। अपने ही लोगों के बदल जाने का एहसास किसी अजनबी के धोखे से भी ज्यादा दर्दनाक था। वो चुपचाप कमरे में चले गए। दिल में एक कसक थी जो अब सालों बाद फिर उभर आई थी। उसी रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट डाली। कभी कभी हम बेबस होते हैं, दिल को एक अजीब सी बेचैनी होती है, मगर हल कोई नहीं होता। इस छोटे से पोस्ट ने उनके फैंस को बेचैन कर दिया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ सर? मगर उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर उनकी नज़र एक कमेंट पर जाकर रुक गई। बेचैनी नहीं होती, कभी कभी दिल बस थक जाता है, बहुत ज़्यादा। ये कमेंट एक लड़की के अकाउंट से था जिसका नाम था निशा। वीर प्रताप की उंगलियां खुद ब खुद जवाब टाइप करने लगी। और जब दिल थक जाए तो क्या किया जाए? कुछ देर बाद जवाब आया, खामोश हो जाइए जैसे आप हैं ही नहीं, और फिर ऐसे बन जाइए जैसे सूरज जो हर शाम चुपचाप डूब जाता है ताकि अगला सवेरा किसी और के लिए रोशनी बन सके। वीर प्रताप के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। दिल जैसे एक पल को थम सा गया। उन्होंने टाइप किया, तुम्हें कैसे मालूम होता है कि दिल कब थकता है? जवाब आया, जब अपने बदल जाएं और चाहकर भी कुछ किया ना जा सके। वीर प्रताप उस पल सन्न रह गए। ऐसा लगा जैसे वो लड़की उनके अंदर तक झांक चुकी हो। वो पल अजीब था, मगर कहीं भीतर का दर्द जैसे हल्का पड़ गया। उन्होंने लिखा, तुम्हारी उम्र तो लगती नहीं इतनी, लेकिन
बातें बहुत बड़ी बड़ी कह जाती हो। जवाब आया, कभी कभी एहसास वक्त से पहले बड़ा हो जाता है या फिर हम वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। वीर प्रताप ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों उस छोटी सी बातचीत ने उनके भीतर जमा सारा गुबार जैसे बाहर निकाल दिया। वो हल्का महसूस करने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक और मैसेज भेजा, मगर इस बार उधर से कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन गुजर गए, फिर भी उसका मैसेज सीन नहीं हुआ। तीसरे दिन जब उन्होंने उस लड़की की प्रोफाइल खोली तो देखा उसकी वॉल पर एक नई तस्वीर लगी थी। उसमें वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के गले में बाहें डाले मुस्कुरा रही थी। वीर प्रताप देर तक उस तस्वीर को देखते रहे। मेरे पापा मेरी जिंदगी हैं, हैप्पी बर्थडे पापा। ये पोस्ट देखकर वीर प्रताप देर तक स्क्रीन पर नजरें टिकाए रह गए। उस 25 साल की लड़की की आंखों में एक चमक थी, जिंदगी को जीने की चमक। वो कितनी देर तक उस तस्वीर को देखते रहे, फिर हल्के से सिर झटक दिया, जैसे खुद को किसी ख्याल से बाहर निकालना चाह रहे हों। कुछ दिन बाद उनका एक कॉलेज में कॉन्सर्ट था, जो स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा कार्यक्रम था। वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश साहब ने उनका परिचय एक व्यक्ति से करवाया। उन्हें देखते ही वीर प्रताप थोड़ा चौंके। वीर प्रताप जी, ये हैं हमारे प्रोफेसर और कभी आर्मी में रह चुके बहुत बहादुर और नेक इंसान मेजर जतिन साहब। आज जो ये कॉलेज इस मुकाम पर है, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुकेश साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जतिन साहब हंस पड़े। अरे भाई, इनको तो तारीफें करने की आदत है, ये खुद बहुत काबिल हैं। मैं तो बस ऐसे ही इनका साथ निभा रहा हूँ। वीर प्रताप भी मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से एक खनकती आवाज आई, बुजुर्ग होंगे आपके दुश्मन। आवाज सुनकर वीर प्रताप पलटे और जिस चेहरे को देखा वो पल भर के लिए जैसे जड़ हो गए। सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती में सादगी की चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया। ओह हाँ, मिलिए, ये है मेजर साहब की बेटी निशा, मुकेश साहब ने कहा। और निशा, ये है वीर प्रताप सर, हमारे देश के नामचीन सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर। इससे पहले कि मुकेश साहब उनका नाम दोबारा लेते, निशा ने चहकते हुए कहा, अरे सर को कौन नहीं जानता, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुकेश साहब हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर बोले, अच्छा फैन भी। निशा बेटा, तुम जरा वीर प्रताप जी को अंदर ऑफिस तक लेकर जाओ, मैं मेजर साहब के साथ बाकी मेहमानों को देखता हूँ। मुकेश साहब ने कहा। जरूर अंकल। निशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वीर प्रताप की ओर बढ़ी। आइए सर। ऑफिस में पहुंचकर उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? और उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो बाद में, फिलहाल मैं आपका थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ, अगर दे सकें तो। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच में सुपरस्टार वीर प्रताप मुझ जैसी आम सी लड़की का वक्त मांग रहे हैं? सर, हम तो आम लोग हैं, हमारे पास वक्त ही वक्त है, बताइए कितना चाहिए? वीर प्रताप मुस्कुराए। वक्त इतना होने के बावजूद आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। निशा फिर हंस पड़ी। आपको क्या लगता है मैंने जानबूझकर नहीं किया? मेरा मोबाइल बेचारगी में पड़ा है, आपको रिप्लाई करने ही वाली थी कि हाथ से गिर गया, स्क्रीन टूट गई। सीन तो कर लिया था मैंने, पता चल ही गया होगा। अब पैसे नहीं थे नया मोबाइल लेने के, तो फिलहाल पापा का मोबाइल यूज कर रही हूँ। वो धीमी हंसी में बात समझाने लगी तो वीर प्रताप के चेहरे पर जैसे राहत उतर आई। मतलब अगर मोबाइल सही होता तो आप रिप्लाई जरूर करती। उन्होंने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतना तो कर ही सकती थी। और वैसे भी हम जैसी लड़कियां तो आपकी एक झलक की दीवानी हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आपके सारे कॉन्सर्ट देखे हैं, आपकी टेलीफिल्म्स भी। जब से 15 साल की हुई हूँ तब से तो मैं भी उन्हीं लड़कियों में शामिल हूँ जो आपका नाम सुनते ही मुस्कुरा उठती है। वो शरारती अंदाज में बोली तो वीर प्रताप हंस पड़े। तो अब इस झूठ को सच मानकर मैं खुश हो जाऊं? उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। निशा ने हंसते हुए कहा, सीरियसली सर, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं भी आम सी लड़की हूँ जो सपने देखती है, हीरोइक लोगों को पसंद करती है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो सपने सच नहीं होते। किसी पर क्रश होना बुरा तो नहीं है ना?
मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, आपका सलीका पसंद है, अब इसमें मेरा क्या कसूर। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, और उस दिन जब आपको सोशल मीडिया पर उदास बातें करते देखा तो लगा कि शायद कोई गम है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, इसीलिए सोचा पहली बार कुछ कह दूं। उसके शरारती और सच्चे लहजे में कही बातों ने वीर प्रताप के दिल में जैसे एक मिठास भर दी। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे। पहली बार किसी की बातों ने उनके अकेलेपन की दीवार में एक छोटी सी दरार डाल दी थी। ओके, फिर मैं तुम्हें मोबाइल गिफ्ट कर सकता हूँ ताकि हम बात कर सके दोबारा, क्योंकि तुमसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा था। फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? वो मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं, अगर तुम कहो तो शादी भी कर लेते हैं। वीर प्रताप, जो हमेशा अपनी बात बहुत सोच समझ कर करते थे, खुद अपनी जुबान से इतनी बड़ी बात निकल जाने पर कुछ पल को चुप रह गए। उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। शायद वो शर्म थी या फिर हैरानी, खुद से उसे भी समझ नहीं आया। मजाक बहुत अच्छा करते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। खैर छोड़िए, मोबाइल मैं ले लूंगी। अब आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद संपर्क कर लूंगी। दरअसल मैं कुछ एनजीओ वगैरह से जुड़ी हूँ, तो आप जैसे लोगों से फंड्स वगैरह लेने के लिए थोड़े बहुत रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं। वो बात का असर हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में बोली तो वीर प्रताप बस मुस्कुरा कर रह गए। फंक्शन खत्म होने पर वो उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आई। वीर प्रताप का दिल तो किया कि उससे उसका घर पूछ लें, लेकिन लिहाज के मारे कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। कई दिन तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद निशा उनसे संपर्क करे, लेकिन हर दिन मायूसी ही मिली। उन्हें अब यकीन हो गया कि वो लड़की फैन तो है, लेकिन पागलपन की हद तक नहीं। अगर उसकी जगह कोई और होती तो वीर प्रताप जैसे सुपर स्टार से बात करने के बाद कई दिनों तक फूली ना समाती, मगर वो वाकई अलग थी। कुछ महीनों बाद वो एक एग्जीबिशन में मिले। क्या बात है, आप यहाँ भी? वीर प्रताप ने पीछे से आवाज दी। वो पलटी और मुस्कुराकर बोली, अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, वैसे आप बहुत बड़ी झूठी हैं। आपने कहा था कि आप मेरी फैन हैं, मगर मेरा पर्सनल नंबर लेने के बावजूद एक कॉल तक नहीं किया। वो हंस पड़ी। क्या करूं सर, मैंने कहा ना, आप जैसे लोगों को खुश रखने के लिए थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है। मजाक कर रही हूँ, सच में मैं आपसे बात करना चाहती थी, पर हर बार किसी न किसी काम में उलझ जाती थी। आज आपको देखा तो याद आया कि मुझे आपसे संपर्क करना था। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुरा कर बोले, अब की बार कहूँगा भी नहीं, क्योंकि अब तो मैं जान गया हूँ कि आप बहुत भुलक्कड़ हैं और मेरी तो जरूर फैन नहीं है। वो मुस्कुराई। आई एम सो सॉरी, सच में मैं कामों में इतनी उलझ जाती हूँ कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो मैं अपने बाबा के साथ बिताती हूँ। उनके साथ वक्त बिताने में मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए किसी और से बात करने का मन ही नहीं करता। पर हाँ, किसी दिन बाबा के वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालूंगी, सिर्फ आपके लिए। वो हंस पड़ी तो वीर प्रताप भी मुस्कुरा दिए। अच्छा छोड़ो, अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं। वैसे अगर कभी जरूरत पड़े फंड्स के अलावा भी तो मेरे नंबर पर कॉल करना, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो खिलखिलाई, व्हाई नॉट, और फिर अपने दोस्तों की पुकार सुनकर जल्दी से उनकी तरफ भाग गई। वीर प्रताप उसे जाते हुए काफी देर तक देखते रहे। फिर एग्जीबिशन में उनकी निगाहें बस उसे ही ढूंढती रहीं, लेकिन वो फिर कहीं नहीं नजर आई। वो मायूस होकर लौट आए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 1-1.5 साल बीत गया। एक रात शूटिंग से लौटकर वीर प्रताप अपने घर में आराम से कॉफी पीते हुए टीवी पर टॉक शो देख रहे थे कि तभी उनके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। उन्होंने फोन उठाया। हेलो वीर सर, मैं निशा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आती हुई वो हल्की कांपती सी आवाज सुनते ही वो सीधा उठ गए। हम लोग 2-3 बार मिले थे, आपने मुझे अपना नंबर दिया था। आवाज में वही पुरानी मासूमियत थी, वही अपनापन जिसने वीर प्रताप के दिल में एक बार फिर हलचल मचा दी थी। मेजर साहब की बेटी, आपको कुछ याद आया? वो अपना परिचय समझाने लगी, मगर वो
पगली ये कहाँ जानती थी कि उसका नाम तो वीर प्रताप के दिल पर पहले से ही सेव था। हाँ, मुझे याद है मिस निशा, आप ठीक हैं? वीर प्रताप ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए शांत लहजे में कहा। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बात तक नहीं सुन रहे, उल्टा कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए जमा करवाइए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। उसकी आवाज में बेबसी थी और उस बेबसी ने वीर प्रताप का दिल हिला दिया। वो एक पल को उठ खड़े हुए, मगर खुद को संभालते हुए बोले, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, मैं अभी आता हूँ। निशा ने पता बताया और वीर प्रताप बिना किसी ड्राइवर के खुद गाड़ी लेकर निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शन पर नाम बताया और अगले ही पल डॉक्टर्स और स्टाफ चारों तरफ हरकत में आ गए। सच में पैसा बोलता है और आज ये बात निशा को भी अच्छे से समझ आ गई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आकर सब संभाल लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अचानक आपका नाम याद आया तो बिना सोचे आपको कॉल कर दी। कोई बात नहीं, वीर प्रताप ने उसके चेहरे पर हल्का सा हाथ रखकर कहा। अब सब ठीक हो जाएगा। वो वहीं रुके रहे जब तक जतिन साहब को होश नहीं आ गया। अगले दिन जब वो फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो निशा के साथ एक लड़का बैठा था। सर, ये मेरे मंगेतर हैं, पारस, निशा ने मुस्कुराकर कहा। वीर प्रताप एक पल को चुप रह गए। पारस के चेहरे पर बनावटी अपनापन और दिखावटी विनम्रता थी जो वीर प्रताप को साफ महसूस हुई। वो निशा का हाथ पकड़े उसे दिलासा दे रहा था और उनकी हंसी मजाक के बीच वीर प्रताप के अंदर जैसे कोई आग जल उठी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर खुद को रोक लिया। जतिन साहब पूरे हफ्ते हॉस्पिटल में रहे और उस दौरान सारा खर्च वीर प्रताप ने ही उठाया। आज डिस्चार्ज का दिन था। जब डॉक्टर ने निशा को बिल दिखाया तो उसके हाथ कांप गए। पूरे 20 लाख रुपए, इतना ज्यादा! वो हड़बड़ा कर बोली, पारस, मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगी? पारस ने भौंवे चढ़ाई। तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था ना। इस हॉस्पिटल में आने से पहले मैं भी इतने पैसे नहीं दे सकता और तुम्हारे तो कोई भाई भी नहीं है जो जिम्मेदारी ले, ऊपर से इतना कर्ज। खैर, वो वीर प्रताप पैसे वापस नहीं मांगेंगे, तुम बस उनसे नाम ही मत लेना और उनका नंबर ब्लॉक कर देना। पारस की बात सुनते ही दरवाजे पर खड़े वीर प्रताप के कदम जैसे ठिठक गए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा पारस, निशा ने गुस्से में कहा। मैंने उनसे उधार लिया था और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी के पैसे हड़प लूं। मजबूरी में मदद मांगी थी, लेकिन हर एक रुपया लौटाऊंगी। उसकी आवाज में झलकी सच्चाई और खुददारी सुनकर वीर प्रताप के होठों पर मुस्कान आ गई। कैसे चुकाओगी? मैं इस साल शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझ पर कर्ज डाल रही हो। पारस झुलझुलाहट में बोला, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। वो बुझी हुई आवाज में बोली। वीर प्रताप का दिल उस वक्त जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। वो आगे बढ़कर कह देना चाहते थे कि तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है निशा, मगर तभी उनके जहन में एक नया ख्याल आया। हाय, क्या हो रहा है? वो अंदर आते हुए बोले तो निशा ने जल्दी से अपनी आंखों के कोने पोंछ लिए और खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है तो सोचा इस बारे में बात कर लूं, वीर प्रताप ने गंभीर लहजे में कहा। निशा ने अपने निचले होंठ को हल्के से दांतों में दबाया। जी सर, मुझे पता है तुम एकदम से इतने पैसे नहीं दे सकती, लेकिन कर्ज तो आखिर कर्ज ही होता है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करो। तुम्हारी सैलरी में से धीरे धीरे यह रकम कटती रहेगी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जॉब की जरूरत है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें तुम कर्ज भी चुका दोगी, अपनी आधी सैलरी भी रख सकोगी। वीर प्रताप ने कहा तो निशा के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं कर लूंगी ये जॉब, वो खुशी से बोली। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस दौरान शादी नहीं करनी होगी। वीर प्रताप की ये बात सुनकर निशा और पारस दोनों का चेहरा उतर गया। जॉब में शादी ना करने की क्या शर्त है? पारस ने नाराजगी से कहा। बिल्कुल है, वीर प्रताप शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले। अगर तुम इसी साल शादी करोगी तो फिर बच्चे होंगे, आराम की जरूरत होगी और काम में दिक्कतें आएंगी। मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, ना खुद को ना तुम्हें। 3 साल रुक जाओ, फिर कर्ज चुका देना और शादी कर लेना।
और अगर पारस साहब चाहें तो सारा कर्ज अभी चुका दें। मुझे कोई ऐतराज नहीं। वीर प्रताप की इस बात से पारस के चेहरे की घबराहट साफ झलक रही थी। अरे मैं इतना कहाँ कर सकता हूँ, मैं तो खुद छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और माँ भी इजाजत नहीं देंगी कि मैं किसी और का कर्ज उतारूं। लेकिन ठीक है, मैं 3 साल इंतजार कर लूंगा, पारस ने हड़बड़ाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, वीर प्रताप ने सहज होकर कहा। तो कल मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवा देता हूँ, तुम दोनों साइन कर लेना ताकि सब साफ रहे। इतना कहकर वो इत्मीनान से वहां से चले गए। निशा ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने महसूस किया वीर प्रताप की नजरें अक्सर उस पर रहती हैं। जब भी वो ऑफिस में होती उसे उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस होती। धीरे धीरे उसे अजीब सी घुटन होने लगी। आज वो अपने कैबिन में कॉफी लेकर आई तो वीर प्रताप ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सर, हाथ छोड़िए मेरा। निशा तड़प उठी। जब तुम्हारा मंगेतर तुम्हारा हाथ पकड़ता है तब तो तुम नहीं छुड़वाती, वीर प्रताप ने तीखे लहजे में कहा। निशा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वो मेरे मंगेतर हैं और आप मेरे कुछ नहीं लगते। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उसकी आवाज गुस्से और नफरत से कांप रही थी। वीर प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसे कंधों से पकड़कर अपने पास खींच लाए और कहर भरी निगाहों से देखने लगे। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैं उसे इस बदतमीजी की सजा दे देता, लेकिन क्या करूं, जान हो तुम मेरी क्या गलती है? अगर मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली, क्या एक 40 साल का आदमी 25 साल की लड़की से प्यार नहीं कर सकता? 16-16 साल की लड़कियां अपना दिल मेरे कदमों में रख देती हैं, मगर मेरा दिल तो बस तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें किसी और के साथ देखना। वो उसके माथे से अपना माथा टिकाए बेबसी से बोलते चले गए और निशा फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। फिर जैसे ही उसने खुद को छुड़ाया वो तेजी से कमरे से बाहर भागी। शुक्र था कि बाहर कोई नहीं था। उस रात निशा पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसने पारस से कहा, मैं अब और नहीं सह सकती पारस, हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। पारस भड़क उठा। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है 3 साल तक शादी नहीं कर सकती। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें 50 लाख रुपए देने होंगे। निशा स्तब्ध रह गई। वो अब समझ चुकी थी कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना आसान नहीं। दे दूंगी उन्हें 50 लाख, चाहे मुझे किसी और से उधार लेना पड़े, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है अभी। वो गिड़गिड़ाई और सारी बात उसे बता दी। पारस परेशान हो गया। जब जतिन साहब को ये सब पता चला तो वो गुस्से में बोले, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं तो उस इंसान को अच्छा समझता था, लेकिन वो ऐसा निकला। खैर, मैं अपनी दुकान बेच दूंगा, तुम जाकर उसे पैसे लौटा देना, फिर हम पारस की माँ से शादी की बात करेंगे। लेकिन बाबा, उस दुकान में आपके बेटों का भी हिस्सा है, वो क्या कहेंगे? निशा बोली, भाड़ में जाएं सब। जब जरूरत थी तब किसी ने साथ नहीं दिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ हूँ और उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जतिन साहब बोले, उन्होंने दुकान बेच दी। असल में 80-90 लाख की थी, वो मजबूरी में सिर्फ 50 लाख में बिकी। पैसे लेकर उन्होंने वीर प्रताप को घर बुलाया। हमने आपका लिहाज किया क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन आपका इरादा क्या था ये अब समझ आया। ये लीजिए आपके पैसे और अब कृपया करके यहाँ से जाइए। जतिन साहब ने कहा। वीर प्रताप का चेहरा उतर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जज्बाती हो गया था, शायद खुद गर्ज भी, लेकिन मैंने कभी पैसे इस इरादे से नहीं दिए थे कि वापस लूंगा। हाँ, मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगा था। मैं अपनी जिंदगी में खुशियों के लिए तरसता हूँ, पर किसी की मजबूरी को अपनी खुशी नहीं बना सकता। अब मैं कभी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। बस एक बात कहूँ, पारस के बारे में दोबारा सोचिएगा। वो वही इंसान है जिसने आपकी बेटी को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। जो अपनी मोहब्बत का साथ मुसीबत में नहीं दे सका, वो कभी अच्छा हमसफर नहीं हो सकता। वीर प्रताप यह कहकर चुपचाप चले गए, मगर उनकी बातें जतिन साहब के दिल को छू गईं। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी पारस से तय कर दी। जब रिश्ता तय हुआ तो पारस की माँ सुनीता जी बोली, आपके पास कुछ भी नहीं है बेटी को देने के लिए? हमें तो लगा दुकान तो है, वो दे दीजिए उसे। बाबा ने वो दुकान बेच दी है, निशा ने रोते हुए कहा। क्या? सुनीता जी चिल्लाई।
तो अब हमारे बेटे से शादी की उम्मीद मत रखना, चलो मेरे साथ। उन्होंने पारस को खींचते हुए वहां से निकाल दिया। निशा का चेहरा उतर गया। आई एम सॉरी बाबा। वो रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। उन्होंने उसे सीने से लगाया, माथे को सहलाया और अंदर जाकर वीर प्रताप को फोन किया, कल घर आ जाइए। अगले दिन जब वीर प्रताप पहुंचे तो निशा गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप जैसे घटिया इंसान की वजह से आज मुझे ये सब सहना पड़ा। मैं नफरत करती हूँ आपसे। निशा, जतिन साहब गरज उठे, हमने तुम्हें ये सिखाया है कि घर आए मेहमान से ऐसी बात करते हैं? जाओ अपने कमरे में। निशा आंसू भरी आंखों से उन्हें देखती हुई चली गई। वीर प्रताप, जतिन साहब बोले, हम शायद जानबूझकर अनजान बने रहे। मुझे शुरू से ही पारस सही नहीं लगा था, लेकिन बेटी की आंखों में उसकी चाहत देखकर चुप रहा। अब समझ आया कि वो किस मिट्टी का बना है। मुझे अपनी बेटी की चिंता है। मेरे 3 बेटे हैं, सब विदेश में बस गए, अपनी अपनी जिंदगी में खोए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस बेटी का क्या होगा? जो बेटे मेरे जीते जी मुंह मोड़ गए, वो मेरे मरने के बाद उसे पूछेंगे भी नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे मुझसे ज्यादा चाहे। जतिन साहब ने भारी आवाज में कहा, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप मेरी बेटी को मेरे बाद सबसे ज्यादा संभाल सकते हैं। मैं जतिन कुमार आज हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटी को अपनाने के लिए कहता हूँ। उन्होंने सच में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए तो वीर प्रताप तुरंत उठे और उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा पाप मत कीजिए साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो ठीक है, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। मैं बस चैन चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी सुरक्षित हो, जतिन साहब ने दृढ़ स्वर में कहा। वीर प्रताप ने सिर झुका दिया। ठीक है, जैसा आप कहें। अगले दिन बिना किसी शोर शराबे के बस वीर प्रताप का दोस्त और मैनेजर मौजूद थे और कोर्ट में चुपचाप शादी हो गई, क्योंकि निशा ने यही शर्त रखी थी कि शादी सादगी से हो और किसी को पता ना चले। शादी के बाद जब वीर प्रताप कमरे में आए तो निशा गुस्से से अपनी चूड़ियां उतार रही थी। कैसी हैं आप? उन्होंने शांत स्वर में कहा। आपको क्या लगता है? वो तड़प कर बोली, आपने मेरे बाबा को ब्लैकमेल करके ये शादी की है और आपको लगता है मैं इसे मान लूंगी? नफरत करती हूँ मैं आपसे और हमेशा करती रहूंगी। वो उनकी कॉलर पकड़कर चिल्लाई। वीर प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। निशा गुस्से में उन पे मुक्के बरसाने लगी। दुनिया बहुत सवाल करेगी कि मेरी असिस्टेंट ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ी, इसीलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। वीर प्रताप ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा। निशा ने अविश्वास से उन्हें देखा। आप तो एक नंबर के ब्लैकमेलर हैं। देखिएगा, मैं आपको इस कदर जलील करूंगी कि आप खुद छोड़ देंगे मुझे। देखते हैं तुम मुझे छोड़ती हो या मुझसे मोहब्बत करने लगती हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी नफरत खुद मोहब्बत में बदल जाएगी। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल को जैसे निशा का दिल धड़कना भूल गया। फिर वीर प्रताप पीछे हट गए और दूर बैठकर उसे गहराई से देखने लगे। निशा गुस्से से उन्हें घूरती रही। अगले दिन से निशा ने दोबारा से नौकरी शुरू कर दी। अब हर बार जब वो वीर प्रताप के सामने आती तो उनका लहजा, उनकी नजरें उसे तिलमिला देती। जितनी बार वो उनसे नफरत जताती, वीर प्रताप उतनी ही मोहब्बत जताते। एक दिन जब वो घर जाने के लिए निकली तो वीर प्रताप बोले, अच्छा एक काम करना, अपने बाबा को बता देना कि तुम कल मेरे साथ प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जा रही हो। निशा पलटी और बोली, मुझे आपके साथ अकेले कहीं नहीं जाना और वैसे भी मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम कुछ भी कहो, मगर तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा, क्योंकि ये वीर प्रताप तुम्हें लेकर जाएगा। वीर प्रताप ने गंभीर लहजे में कहा और उसका हाथ थाम लिया। निशा तिलमिला गई पर कुछ कह ना सकी। अगले दिन न चाहते हुए भी वो उनके साथ शहर से बाहर गई। दोनों एक फार्म हाउस पहुंचे। हम यहाँ क्यों आए हैं? निशा ने झुलझुलाते हुए पूछा। ये फार्म हाउस तुम्हें दिखाने लाया हूँ, तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने तंज कसते हुए कहा, वाह, जहां मुझे कुछ 1000 रुपए देने में आपको तकलीफ थी, वहां अब करोड़ों का ये फार्म हाउस मेरे नाम। अगर देना ही था तो शहर में देते। इस वीराने में क्या छिपाने आए हैं मुझे? गलत समझ रही हो तुम। वीर प्रताप ने नरम स्वर में कहा। मैंने ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, वरना वीर प्रताप तो अपनी जान भी तुम्हारे कदमों में रख सकता है। हैरानी होती है,
आपकी बातें सुनकर, निशा ने तीखे स्वर में कहा। जिस इंसान ने अपनी उम्र से आधी लड़की से उसके बाप को ब्लैकमेल करके शादी कर ली, वो अब प्यार की बातें कर रहा है। वाह, बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हो? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पिता ने पूरी रजामंदी से ये शादी की थी तो मानोगी? वीर प्रताप ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा। हरगिज नहीं मानूंगी। बाबा भी कहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आपने उन्हें किसी तरह मजबूर किया होगा। मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए आपके साथ हूँ। जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूं, उस दिन मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप ढूंढते रह जाएंगे, निशा ने गुस्से से कहा। वीर प्रताप ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमे से कहा, इतनी बेएतबारी, इतनी नफरत। पता है, मैंने प्यार करना तुमसे सीखा है। अब अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो कैसे जीऊंगा मैं? मेरा बस चले तो मैं आपकी नफरत साबित करने के लिए अपनी जान दे दूं। निशा बोली, इतनी नफरत है मुझे आपसे। जब आप मुझे छूते हैं तो घिन आती है। ऐसा लगता है कोई आदमी एक लड़की पर अपनी ताकत आजमा रहा है। जिसे आप मोहब्बत कहते हैं वो बस जबरदस्ती है, सरासर जुल्म। वो चीख कर बोली तो उसकी बात पर वीर प्रताप का हाथ उठते उठते रुक गया। क्या हुआ? रुक क्यों गए? उठाइए ना हाथ मुझ पर। वो उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाई। वीर प्रताप ने गहरी सांस ली, उसे देखा और उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। पता है, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया है निशा। अगर तुमसे सच में प्यार ना होता तो यकीन मानो तुम्हारी जान ले लेता, मगर क्या करूं, मेरी मोहब्बत मुझे तुम्हें तकलीफ देने की इजाजत नहीं देती। काश तुम बोलने से पहले सोच लिया करती। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया था मैंने, मगर मैं गलत था। तुम बस बोलती हो, तुम्हारे अंदर वो नहीं है जो तुम्हारे शब्द कहते हैं। तुम जैसी लड़की पारस जैसे ही लड़के की हकदार थी। पता है, उस दिन हॉस्पिटल में तुम दोनों की बातें सुन ली थी मैंने। जो इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्ज तक नहीं चुका सकता, वो तुम्हारा साथ क्या निभाएगा? मेरा तो इरादा भी नहीं था तुम्हें बताने का कि तुम्हारे पापा के इलाज पर कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन मैंने किया ताकि तुम्हें अपने करीब रखकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। मगर अफसोस है, मैं गलत था। शायद मैं बहुत बदनसीब हूँ जिसकी किस्मत में ना खुशी है ना सच्चा प्यार। वो टूटे हुए लहजे में बोले जा रहा था। सिर्फ 16 साल की उम्र में मैंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए मेहनत की थी, अपनी उम्र उनके लिए खपा दी, लेकिन आज उनमें से कोई भी इतना वक्त नहीं निकालता कि मेरे पास बैठकर मेरी तन्हाई बांट ले। और उस दिन जब पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ तो तुम मिली थी। तुमने अपने शब्दों से मेरे दिल पर मरहम रखा था, और देखो ना, आज वही मैं पागल सा तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, जबरदस्ती का इल्जाम लिए हुए। जबकि अगर मुझे सिर्फ कुछ वक्त की अपनी इच्छा पूरी करनी होती तो एक सुपर स्टार के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मगर मैंने कभी किसी का फायदा उठाने के लिए रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी इंसान, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, सम्मान का हकदार है। वो कोई खिलौना नहीं है कि कुछ देर उससे खेल के मन बहला लो फिर भूल जाओ। इस फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी 22 साल में मेरा एक भी झूठा स्कैंडल तक नहीं है। जाओ पूछ लो किसी से। तुमसे दिल लगा इसलिए तुमसे शादी की। अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए शादी करनी होती तो अब तक न जाने कितनी शादी कर लेता। वो फट पड़ा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। निशा जैसे शर्म और ग्लानि के समंदर में डूब गई थी। वो कुछ भी कह नहीं पाई। वीर प्रताप चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह जब वो बाहर निकले तो निशा तेजी से उनकी ओर आई। आप तैयार रहिए, ड्राइवर आपको यहाँ से लेने आएगा। मैं शहर जा रही हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा और फिर बिना कुछ सुने निकल गई। दोपहर को ड्राइवर आकर उसे घर ले गया। वो पहुंची तो मेजर साहब आंगन में बैठे थे। वो भागकर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची? मेजर जतिन ने घबराकर कहा। आपको पता है ना बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर आपने मुझे क्यों भेजा उनके साथ? आपको पता है मैं कितनी घबरा जाती हूँ आपको अकेला छोड़कर। वो सिसकियों के बीच बोली। उफ मेरी बच्ची, तुमने तो जान निकाल दी मेरी। वैसे जान निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति थे,
और उस पर तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, मेजर साहब ने मुस्कुराकर कहा। वो हैरान रह गई। आप जानते हैं ना कि उन्होंने क्या किया था? उसके बावजूद आप इन पर भरोसा कर सकते हैं? हमारी दुकान तक बेच डाली आपने उनकी खातिर। वो झल्लाकर बोली। हाँ, मैंने बेची थी, लेकिन उन्होंने वो पैसे नहीं लिए, बल्कि दुकान वापस भी ले ली, उन्होंने धीरे से कहा। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। मेजर साहब ने सारी बात बता दी, कैसे वीर प्रताप ने हॉस्पिटल में सब कुछ सुना, कैसे उसने ये सब सिर्फ उसे अपने करीब रखने के लिए किया। निशा सब कुछ चुपचाप सुनती रही, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। स्टूडियो पहुंची तो पता चला कि वीर प्रताप 6 महीने के लिए अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विदेश चले गए हैं। ये सुनते ही उनका दिल बेचैन हो उठा। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी पर आने से मना कर दिया गया। वो गुस्से से भरी घर लौटी। क्या समझते हैं वो खुद को? मैं अब मर रही हूँ क्या उनके लिए? वो खुद को बड़बड़ा रही थी, मगर दिल कह रहा था, हाँ तू उन्हीं के लिए मर रही है। निशा 25 साल की निशा को 40 साल के वीर प्रताप से मोहब्बत हो चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत रंग रूप या उम्र की मोहताज नहीं होती। वो तो इंसान की आत्मा, उसका दिल देखती है। वो रोज उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखती, मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, मगर बेचैन जरूर रहती कि वो अब उससे इतने बेपरवाह क्यों हैं। मगर उसे क्या पता था, वीर प्रताप तो उससे कभी बेपरवाह रहे ही नहीं थे। और फिर एक दिन जब उसके भाइयों ने पुरानी दुकान बेचने और पैसे मांगने की जिद की, तो मेजर साहब आग बबूला हो गए। तुम लोगों को मैं पहले ही तुम्हारा हिस्सा दे चुका हूँ। यह घर जिसमें आज मैं किराए पर रह रहा हूँ, कभी मेरा अपना हुआ करता था। मेजर साहब ने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम लोगों की खातिर इसे बेचा ताकि तुम सब अच्छी जगह बस सको, मगर तुम लोगों ने क्या किया? आज तक कभी पलटकर यह तक नहीं पूछा कि हम बाप बेटी कैसे जी रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं। याद रखो, यह दुकान सिर्फ मेरी बेटी की है, और खबरदार अगर तुम में से किसी ने उस पर नजर डालने की कोशिश की तो जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। वो गुस्से में चिल्लाए और सीना मसलने लगे। उसके भाई और भाभियां बातें बनाने लगे, मगर वो और ज्यादा चिल्ला पड़े। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। वो चिल्लाए तो सब सिर झुकाए बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। उनके जाते ही मेजर साहब सोफे पर धम्म से बैठ गए। चेहरा पसीने से तर था। निशा दौड़कर आई और उनके पास बैठ गई। बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? रहने दीजिए, मैं दे दूंगी उन्हें दुकान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी के लिए आपने जिस इंसान को चुना है ना, उसने आपके भरोसे से कई ज्यादा जायदाद मेरे नाम कर रखी है। करोड़ों की मालकिन हूँ मैं। अब मुझे इन लाखों की जरूरत नहीं है। वो रोते हुए बोली। मेजर साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं मेरे बच्चे, मैंने हमेशा अपने बेटों को ही अहमियत दी। लगा था बुढ़ापे का सहारा वही बनेंगे, इसीलिए सब कुछ उन पर खर्च किया। मगर एक बाप होने के नाते मुझे अपनी बेटी का भी हिस्सा देना है। यह जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, और अब उस पर किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। अच्छा बाबा, अब आप उठिए, कमरे में जाकर आराम कीजिए। निशा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा और उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। मगर अगले दिन उस पर जैसे कयामत टूट पड़ी। सुबह जब वो बाबा के कमरे में पहुंची तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेटे थे। उसने कई बार आवाज दी, बाबा बाबा उठिए, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने उनका हाथ पकड़कर हिलाया तो पूरा शरीर ठंडा था। उसकी रग रग में सिरहन दौड़ गई। वो बदहवास होकर बाहर निकली और चिल्लाने लगी, कोई है? जल्दी आइए। पड़ोसी दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके सिर हिलाया। अब ये नहीं रहे। निशा की आंखें पत्थर हो गईं। वो बस बेजान सी खड़ी रही। बाबा के निर्जीव शरीर को देखती हुई मोहल्ले की औरतें उसे रुलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका एक भी आंसू नहीं निकला। उसके भाई रो रहे थे, भाभियां गले लगाकर सिसक रही थी, मगर निशा की दुनिया जैसे थम गई थी। उसे लग रहा था कि वो खुद भी बाबा के साथ मर चुकी है। जब वीर प्रताप को खबर मिली कि मेजर साहब का निधन हो गया है, वो उसी वक्त विदेश से लौट आए। मुकेश साहब के साथ वो सीधे निशा के घर पहुंचे। उन्होंने चेहरा मास्क से ढक लिया था ताकि कोई पहचान ना सके। वो हर बार ऐसे ही आते थे क्योंकि वो एक मशहूर हस्ती थे और नहीं चाहते थे कि लोगों की बातें निशा की इज्जत पर धब्बा बने।
उनकी नजर जैसे ही उस हसीन चेहरे पर पड़ी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, उनका दिल कांप उठा। 5 महीने बाद उसे देख रहे थे। वो आगे बढ़े और बोले, मिस निशा, जिसका जितना जीवन होता है वो उतना ही जीता है। जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। उनकी आवाज भर्रा गई थी। निशा ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंख से आंसू टपका। अगले ही पल वो वीर प्रताप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे, अरे यह कौन है, इतनी करीब कैसे? मगर वीर प्रताप ने परवाह नहीं की। उन्होंने निशा को थामे रखा और फिर उसे अंदर कमरे में ले गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे शांत किया। वो 2 दिन वहीं रहे। लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे थे, मगर वीर प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेजर साहब की अंतिम यात्रा के वक्त निशा बेहोश हो गई थी। वीर प्रताप उसे उठाकर सीधे अस्पताल भागे। डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। अब मीडिया भी वहां पहुंच चुका था। हर चैनल पर यही खबर चल रही थी। मशहूर अभिनेता और म्यूजिक आर्टिस्ट वीर प्रताप का अपनी असिस्टेंट निशा से अफेयर। वो कुछ भी सफाई नहीं दे सकते थे जब तक निशा खुद होश में नहीं आती। आखिर 48 घंटे के बाद निशा को होश आया। वीर प्रताप थके हुए से उसके पास आए और धीरे से बोले, कैसी हैं आप? वो धीमी आवाज में बोली, ठीक हूँ। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं घर जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। वीर प्रताप ने कहा तो उसने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाइए। वो चुपचाप उसके पास बैठ गए। निशा उनके कंधे से लगकर सिसकने लगी। वीर प्रताप तसल्ली देते रहे। 2 दिन बाद वीर प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का ऐलान कर दिया। यह खबर सुनते ही उनके घर में हलचल मच गई। उनके भाई बहन हैरान थे, नाराज भी। उन्हें लगा कि वीर प्रताप शायद उनके गुस्से की वजह से अपना फैसला बदल देंगे, मगर उन्होंने साफ कह दिया, अब जो होना था वो हो चुका। शाम को जब फोन बजा तो स्क्रीन पर निशा का नाम था। वीर प्रताप मुस्कुराए और बोले, जी मेरी जान। उधर से झिझकती हुई आवाज आई, आप आज आएंगे? कल आऊंगा अपनी बारात लेकर, और आज की रात हम अपने सब्र की परीक्षा लेते हैं। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा। फोन कटते ही उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। अगले दिन जब उन्होंने सबको बारात में चलने के लिए कहा तो घर में सन्नाटा छा गया। मैं तो नहीं जाऊंगा भाई साहब, सबसे बड़े भाई ने ठंडे स्वर में कहा, और वैसे भी मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं लोगों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके छोटे भाई अजीत ने कहा, और फिर बारी बारी सब लोग अपने हिस्से मांगने लगे। वो तंज भरे लहजे में हंसे, विरासत बांटनी है या कारोबार? वो तल्ख आवाज में बोले, मजाक कर रहे हैं आप लोग? हमारा कारोबार में हिस्सा है, हमने मेहनत की है भाई साहब। अमर ने मुंह बनाते हुए कहा, शुक्र है तुमने मान लिया। चलो, कारोबार में हिस्सा चाहिए तो बताओ, ये कारोबार खड़ा किसने किया है? तुम लोग तो सिर्फ एक नौकर की तरह वहाँ काम करते रहे हो। पिछले 4-5 साल से ये कंपनी और ये सब कुछ किसके दम पर इस मुकाम तक पहुंचा है और किसका पैसा लगा है? पैसे तो मेरे तुम लोगों की तरफ बनते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादियां तक पर खर्चा किया। उसका हिसाब कौन देगा? अगर जायदाद के नाम पर तुम्हारे कुछ निकलता है तो साबित करो। जब उसने हक की बात की तो सब लोग बेयकीनी से उसे देखने लगे। अब आप अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा करेंगे? ये सब उसी लड़की का सिखाया हुआ है ना? वो कल की आई कम उम्र लड़की आपको पट्टी पढ़ा रही है। उसकी बहन ने गुस्से से कहा, तमीज से बात करो, भाभी है वो तुम्हारी, और मैंने कोई गलत बात नहीं की। वीर प्रताप ने सख्त लहजे में कहा, और उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि तुम लोगों का हिस्सा है या नहीं। बल्कि मुझे तो हैरत हुई कि तुम लोगों को ये बात भी नहीं मालूम कि हमारे पिता ने विरासत के नाम पर सिर्फ कुछ हजार छोड़े थे, जो कुछ दिन हमारे खाने पीने में ही खत्म हो गए थे। उसके बाद मैंने मेहनत की, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। मेरा ख्वाब क्या था? डॉक्टर बनना। मगर मैं क्या बना? वो जो मेरी चाहत नहीं थी। तुम लोगों की खातिर आज मैं अपनी एक खुशी में तुम्हें शामिल नहीं कर पाया। तुम लोग तो दौलत तो क्या, मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं दे देता, मगर आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि अपना ही
खून सफेद होता है। और ये लो, इस घर के सारे कागज रखो अपने पास। आज से मैं तुमसे उतना ही मिलूंगा जितना कोई दूर का रिश्तेदार मिलता है। उसने बैग से कागज निकालकर अमर के मुंह पर फेंके और कहा, फिक्र मत करो, जिस ऑफिस में तुम लोग काम करते हो ना, आज से वो भी तुम ही लोग संभालोगे। मेरे हिस्से में सिर्फ वो प्रोडक्शन हाउस रहेगा जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। कुछ साल में मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा, इससे बड़ा महल बनाऊंगा। मगर तुम लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए मेरा लगाव, मेरा अपनापन सब खो दिया। जो लोग मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो तल्ख लहजे में बोला और फिर चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कितने खुदगर्ज हैं आप लोग, ममता ने कहा। मामू ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज तो मुझे हैरत हुई जब आपने अपने हिस्सों की बात की। मम्मी, आज पापा जो हैं, जिस मुकाम पर हैं, वो किसकी वजह से हैं, मगर आप लोग उनके लगाव के लायक ही नहीं हैं। आप में से कोई शामिल हो या ना हो, मगर मैं अपने मामू की शादी में जरूर शामिल होऊंगी, सोनी की बेटी ममता ने दृढ़ लहजे में कहा। और उसके साथ बाकी बच्चे भी उसके साथ हो लिए। यहाँ विपिन ने सोनी को लताड़ते हुए कहा, शर्म करो तुम लोग, तुमसे समझदार तो मेरी बेटी निकली। आज तक मैं अपनी बेटी को यही सिखाता आया हूँ कि अपने मामू का एहसान समझो। बाप से भी ज्यादा उसने बच्चों को सहारा दिया है, क्योंकि अगर आज मैं किसी मुकाम पर हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ वीर प्रताप भाई की वजह से हूँ। अरे तुम लोग सगे भाई बहन होकर भी इतने एहसान फरामोश कैसे निकल गए। मैं तुम सबको पिछले 10 साल से कह रहा था कि अब भाई साहब को भी सेटल करो, उनकी शादी कर दो, मगर तुम लोगों ने उल्टे सीधे मशवरे दिए। और आज जब उन्होंने खुद फैसला लिया तो तुम लोगों को मिर्ची लग गई। छी, विपिन ने गुस्से में कहा। सबके सिर शर्मिंदगी से झुके थे। सच में आज हिसाब का दिन था। शाम को जब वीर प्रताप कुर्ता पैजामा पहनकर अपने घर से बाहर निकले तो बाहर सब लोग उनके इंतजार में खड़े थे। वो हैरान होकर सबको देखने लगे। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हम वाकई बहुत बुरे भाई हैं और बहुत एहसान फरामोश भी, मगर कल के बच्चों ने हमें सिखा दिया कि किसी के कुछ एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, उनकी खुशियों में खुश होकर उन्हें खुशी दे सकते हैं। हम आपकी खुशी में शामिल होने आए हैं, अजीत ने कहा। वीर प्रताप ने नम आंखों से सबको देखा और बारी बारी गले लगा लिया। फिर धूमधाम से बारात निकली। मुकेश साहब ने अपनी फैमिली के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निशा के भाइयों ने तो शादी में आने की तकलीफ भी नहीं की थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। वो खूब रोई भी, मगर क्या करती, कुछ लोगों के जमीर कभी नहीं जागते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। विदाई के बाद जब वे लोग बीर हाउस पहुंचे तो पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। निशा का स्वागत बड़े प्यार और सम्मान से किया गया। कुछ पलों के लिए तो निशा सब देखकर सब कुछ भूल गई। कुछ रस्मों के बाद उसे बड़े प्यार से कमरे तक लाया गया। वो बिस्तर के बीचों बीच बैठी अपने उस हमसफर का इंतजार कर रही थी जिसने उसे मोहब्बत निभाना सिखाया था। मामी, हमारे मामू तो बहुत कूल है। लड़की भी चुनी तो बिल्कुल अपनी टक्कर की। ममता ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा। ममता उससे उम्र में थोड़ी छोटी थी। कुछ देर बाद ममता वहां से चली गई तो निशा पलंग के हेडबोर्ड से टिककर कमरे का जायजा लेने लगी। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला और वीर प्रताप अंदर आए तो निशा की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। वो धीरे धीरे चलते हुए पास आए और उसके पास बैठकर थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, फिर फिदा हो जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगे। तुम जानती हो, तुम हमारी जिंदगी की बहार हो। तुमसे बहुत प्यार है, इतना कि शायद खुद से भी नहीं किया होगा। जिस दिन तुम हमारे गले लगी थी ना, उस दिन लगा कि जिंदगी पूरी हो गई है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत। वो उसका चेहरा हाथों में थामे बेसुध से बोलते जा रहे थे और निशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, निशा ने धीमे से कहा। इस प्यार को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन अब आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। उस दिन जब आपने मुझ पर गुस्सा किया था तो आपका दर्द मैंने अपने अंदर महसूस किया था। आप तो ना जाने कब से मेरे दिल में थे।
आप मेरे लिए सबसे खास है, मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वो उनके सीने से लगकर रोते हुए बोलती जा रही थी और वीर प्रताप उसे अपने गले से लगाए उस पर अपना सारा प्यार न्योछावर करने लगे। दो तन्हा दिल आज एक हो गए थे। सच्ची मोहब्बत तो इंसान का व्यवहार और उसकी आत्मा कैसी है इससे मजबूत होती है, और ये किस्मत से मिलती है। जिसको जिससे होनी होती है उसको उसी से होती है, और जिसकी किस्मत में नहीं लिखी होती है उसे नहीं होती। 1 साल बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वीर प्रताप बेचैनी से टहल रहे थे। उनका 15 साल का भतीजा अनिकेत उनसे भी ज्यादा बेचैन था। बड़े मामा गुड़िया कब आएगी, वो 10वीं बार पूछ चुका था, और वीर प्रताप बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते रह गए। कुछ ही देर में नर्स बाहर आई। उसकी गोद में 2 नन्हे बच्चे थे। बधाई हो, बेटा और बेटी दोनों हुए हैं। नर्स मुस्कुराई तो वीर प्रताप की आंखें खुशी से भीग गईं। ये मेरी गुड़िया है, अनिकेत बोला और आगे बढ़कर उस नन्ही परी को अपनी गोद में उठा लिया। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया और उसे प्यार से देखा। कुछ देर बाद जब निशा को कमरे में शिफ्ट किया गया तो वीर प्रताप अंदर आए। दोनों बच्चों को उसके पास लिटाते हुए वो खुद उसके पैरों के पास बैठ गए। आप हमारे पाँव के पास मत बैठा करें, निशा झुलझुलाकर बोली। अब मना नहीं कर सकती। वीर प्रताप मुस्कुराए। तुमने जो आज मेरे लिए किया है उसके बाद तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा सकता हूँ। इतना कहते हुए उन्होंने झुककर बारी बारी से उसके पैरों को चूम लिया। निशा शर्म से लाल हो गई। वीर प्रताप ने बच्चों को ठीक से लिटाया और फिर उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे जिंदगी तो पहले ही मुकम्मल थी, पर आज मैं सच में तुम्हारे आगे झुक गया हूँ। बेइंतहा दर्द और तकलीफ सहकर तुमने जो मुझे यह खुशी दी है इसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकूंगा। निशा मुस्कुराई और उनके गले से लगकर आंखें मूंद ली। बड़ी मम्मा, मैं आपकी गुड़िया को खुद संभालूंगा, अनिकेत ने मासूमियत से कहा। आप प्रिंस को संभालिएगा, मैं प्रिंसी को संभालूंगा। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराए और प्यार से सिर हिला दिया। दोस्तों, कभी कभार मोहब्बत में कुछ ऐसी जोड़ियां बन जाती हैं जो लोगों को देखने में अजीब लगती हैं, बेमेल लगती हैं। लेकिन मोहब्बत की शुरुआत भले ही बाहरी आकर्षण से हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत परवान तभी चढ़ती है जब वह सिर्फ रूप से नहीं बल्कि आत्मा और व्यवहार से हो। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत कर बैठता है वही उसके लिए सबसे खास, सबसे खूबसूरत हो जाता है। फिर उसका रंग, रूप, जाति, धर्म, उम्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी में दिखाई गई कहानी और पात्र पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक संदेश देना है। इसमें दर्शाए गए सभी दृश्य संवेदनशील परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हैं, जिनका मकसद दर्शकों को संवेदना और समझ का संदेश देना है। यह कहानी केवल जागरूकता, भावनात्मक अभिव्यक्ति और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।